हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल हम सब ने क्या किया था, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं पीजीबीपी। बट पीजीबीपी स्टार्ट करने से पहले, विच इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जो पीजीबीपी टॉपिक है जो पीजीबीपी टॉपिक है दैट इज लीस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी लीस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है एज पर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो सीए वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सीए के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है ये, है ना। बट पीजीबीपी जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट 10 to 15 ईयर्स में आपने देखा हुआ इसका कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है। तो ये हमको इसलिए करना है ताकि इन केस कुछ आ जाए तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना, कि हम इसके लिए प्रिपेयर है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो आज आज के लेक्चर में इसको फिनिश करने वाली हूँ। आपको मैं बता देने वाली हूँ कि कैसे करवाने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, मैंने हैंड रिटन चार्ट्स अपने बनाए हैं, उसके थ्रू मैं आपको करवाने वाली हूँ, है ना। अपने हैंड रिटन चार्ट्स के थ्रू, हैंड रिटन चार्ट्स के थ्रू हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हम इसको ड्रैग करने वाले नहीं है, क्योंकि एग्जाम पता नहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वर्स्ट सिचुएशन के लिए, ना, वर्स्ट के लिए भी हम प्रिपेयर होकर चल रहे हैं। तो मैं आपको आज इसको फिनिश करवा दूंगी, आज कंप्लीट करवा के एक क्वेश्चन कंबाइंड जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कल करवा दूंगी, है ना। कल उसको हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। आज मैं इस टॉपिक को ड्रैग नहीं करूंगी। मैं फिर से बोल दूं, एक्चुअल में टॉपिक करने को आप एक वीक भी करवा सकते हो कंप्लीट, है ना। अगर मैं एक वीक भी पढ़ाऊं डिटेलिंग में तो एक वीक भी कम पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी सब कुछ तैयार करके चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। कोई भी प्रॉफिट करा कमाया आपने या फिर कोई गेन हुआ आपको किससे, बिजनेस या प्रोफेशन के थ्रू, तो वो कहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले सेक्शन 28 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 क्या बोलता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे कमाई हुई इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी पीजीबीपी। 28 में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस दी हुई हैं, अगर आपको वहां से कोई इनकम होती है तो आपकी कौन से हेड में जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जाएगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड पीजीबीपी हेड में जाएगी। 28 में क्या क्या देख लिखा हुआ है हम वो देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट और गेन्स। आपको कोई प्रॉफिट होता है, कोई गेन होता है किसी बिजनेस या प्रोफेशन से। आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने प्रीवियस ईयर में चाहे एक दिन के लिए भी कोई बिजनेस किया हो, वो कह रहा है एट एनी टाइम आपने किया हो, क्या किया हो, एनी टाइम को बिजनेस या प्रोफेशन किया हो, उससे आपको गेन या प्रॉफिट हुआ तो वो कहाँ आ जाएगा, पीजीबीपी में। सेकंड, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, अगर आप क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, आपने देखा होगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उसको गवर्नमेंट क्या देती है, बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स क्यों देती है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारे पास फॉरेन का पैसा आता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा बढ़ जाते हैं। तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होगा, एक्सपोर्ट करने से जो इंसेंटिव मिलते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक हो सकता है। जो एक्सपोर्ट करने पे आपको ड्यूटी लगी उसका ड्रॉबैक मिल गया, वो वापस मिल गई, या फिर कोई अदर कैश बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने, या फिर इम्पोर्ट, गवर्नमेंट कहती है अगर जो एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स हैं वो इम्पोर्ट करेंगी तो हम उनपे कोई भी चार्ज, ड्यूटी इम्पोर्ट वाली नहीं लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है उसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, कैश असिस्टेंस मिलता है, या फिर इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट मिलता है, वो उसको गवर्नमेंट कहती है कि आप इम्पोर्ट करोगे तो हम आपके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे क्योंकि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो। तो क्या हो गया यहाँ से, ये भी कहाँ कौन से हेड में चार्ज हो जाएगा, पीजीबीपी में चार्ज हो जाएगा। ये भी कहाँ चार्ज हो जाएगा, पीजीबीपी में चार्ज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर अगर कोई भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, आपको गवर्नमेंट से कोई भी ग्रांट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, और वो ग्रांट बिजनेस या प्रोफेशन की थी। मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है विच इज ऑफ 15 लाख, विच इज ऑफ 15 लाख। तो क्या होगा 15 लाख, गवर्नमेंट कहती है आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस सेक्टर को तो हम ग्रो करना चाहते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे। अगर गवर्नमेंट ने 5 लाख सब्सिडी दे दी थी, वो किस चीज का हिस्सा बन जाएगी,
पीजीबीपी का हिस्सा बन जाएगी। वो कैसे बनेगी वो हम इंड एस में देखेंगे। वो कैसे बनेगी वो इंड एस में देखेंगे। आप इतना ध्यान रखिए, अगर गवर्नमेंट कोई आपको क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो सब्सिडी किससे रिलेट करती होनी चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन से। अब एक बात बताओ, जो आपके सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है आपके घरों में, क्या वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी? जी नहीं, क्योंकि वो पर्सनल सब्सिडी है, वो आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से मिलने वाली सब्सिडी नहीं है। पीजीबीपी में ओनली कौन सी सब्सिडी आएगी, जो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेट करती है। उसके बाद अगर कोई आपको अमाउंट मिलता है, कोई आपको अमाउंट मिलता है, किसके रिगार्डिंग अमाउंट मिलता है, फॉर नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस या प्रोफेशन। मान लो मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, कोई पर्सन को लगता है मैं उसकी बहुत ज्यादा बड़ी कंपेटिटर बन जाऊंगी, तो वो पर्सन मुझे आके क्या बोलते हैं, हम आपको आपका मनचाहा पैसा देंगे, लेकिन आप ये बिजनेस बंद कर दो, इस बिजनेस का ना करने के बदले पैसा देंगे। अब एक बात बताओ, बिजनेस ना करने का पैसा भी तो बिजनेस की वजह से ही तो मिला है, तो वो भी कहाँ आ जाएगा, पीजीबीपी में। वो भी कहाँ आ जाएगा, पीजीबीपी में। वेरी गुड। उसके बाद अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है मेरे पास, कोई इंटेंजिबल कॉपी, नो हाउ, पेटेंट्स है, वो मुझे शेयर ना करने की वजह से कोई बेनिफिट मिल रहा है, मैं वो शेयर ना करूं इसकी वजह से कोई मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वो भी पीजीबीपी में आ जाएगा। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट सब्सिडी तब आएगी जब वो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेट करती है। कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस ना करने के लिए मिल रही है तो भी पीजीबीपी में, अगर कोई इंटेंजिबल वगैरह के लिए मिल रही है वो भी पीजीबीपी में। उसके बाद अगर कोई गिफ्ट या परक्विजिट मिलता है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, गिफ्ट या परक्विजिट मिलता है, ध्यान रखिए सैलरी वाला सैलरी में चला गया था 5000 से ऊपर वाला, लेकिन अगर मैं बिजनेस, मान लो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ गया, एक दिन कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, बहुत सारे गिफ्ट लेके आया, तो वो कहता है मुझे आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लग रही है, वो यूट्यूब का मेरा फैन बन गया, तो आ गया मेरे पास। तो क्या हुआ, ही सेड मैम आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। वो गिफ्ट मुझे किस वजह से मिला, ड्यू टू माई बिजनेस, ड्यू टू माई बिजनेस। चाहे वो मेरे दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट थे या फिर ड्यू टू, बट मिलना किसकी चाहिए वजह से, ड्यू टू द बिजनेस की वजह से मिलना चाहिए। वो जो वैल्यू हो जाएगी गिफ्ट की, वो जो वैल्यू हो जाएगी गिफ्ट या परक्विजिट की, वो क्या हो जाएगी, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंने अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, मैंने अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करवाई, पॉलिसी करवाई, तो उस वजह से जो मुझे पैसा मिला मैच्योरिटी पे पीजीबीपी की वजह से, वो भी बिजनेस या प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिए, सॉरी, उसके बाद देखिए, अगर मान लो मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है, मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है, मैं उस स्टॉक को क्या करती हूँ, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करवा देती हूँ। मैं उस स्टॉक को कैपिटल एसेट में, एक सेकंड, मैं कैपिटल एसेट में उसको कन्वर्ट करवा देती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, देखिए मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, स्टॉक में बेचने के लिए पड़ी है। अब मैं ऑल ऑफ सडन क्या डिसाइड करती हूँ, मुझे ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे बिल्डर बनना है, तो मैं ये ज्वेलरी जो है, मैं कहूंगी 2 to 3 पीस ही पड़े हैं मेरे पास, ज्यादा कुछ पड़ा नहीं है, तो मैं ये ज्वेलरी को ना अपने पर्सनल पर्पज के लिए रख लेती हूँ। तो ये ज्वेलरी पहले मेरे लिए क्या थी, स्टॉक इन ट्रेड, तो अब ये ज्वेलरी मेरे लिए क्या बन गई, कैपिटल एसेट। ये कह रहे हैं अगर किसी चीज का स्टॉक का कन्वर्जन हो रहा है इनटू कैपिटल एसेट, तो बिजनेस में अगर आप कैपिटल एसेट में कन्वर्जन नहीं करते तो क्या करते, इसको फेयर मार्केट में जाके सेल करते ना, मार्केट में सेल करते फेयर मार्केट वैल्यू से। टैक्स कहता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम, आपने अगर स्टॉक को ट्रांसफर किया तो हमारे लिए वो सेल बनाओ, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दो, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दो। उसके बाद अगर प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म से या एलएलपी से किसी पार्टनर को कुछ मिलता है, चाहे वो इंटरेस्ट है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, रेम्युनरेशन है, वो बीजीबीपी में ही जाएगा। ध्यान रखिए, इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पार्टनरशिप का है और ड्यू टू द बिजनेस जनरेट हुआ है वो चीज, उसको आप किसी भी नाम से दे, बट वो बिजनेस की वजह से ही मिल रहा है, वो किसी के अंडर जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है, वो खुद का बिजनेस क्रिएट किया है इसलिए वो कर रहा है। तो सैलरी भी किस में आ जाएगी, पीजीबीपी में ही आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप ये 2 बार देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगी चीजें, है ना, बैक टू बैक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, वो है व्हाट इज द स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या है, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, स्पेक्युलेटिव बिजनेस
नाम से क्लियर होना चाहिए। सट्टे वाला बिजनेस, सट्टे वाला बिजनेस क्या होता है? जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बहुत सारे लोग सट्टा लगा रहे हैं, क्या कुछ खरीदने या बेचने के लिए लगा रहे हैं? जी नहीं, जस्ट एक एक्चुअल डिलीवरी उसमें नहीं है। पार्ट ऑफ द बिजनेस, ऐसा बिजनेस का पार्ट जिसमें आप अदर देन एक्चुअल डिलीवरी कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो इतना जीत जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक्चुअल जबकि सेल परचेज करना मोटिव नहीं है। एज पर सेक्शन 43(5) क्या कहता है? एक कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल और परचेज ऑफ कमोडिटी। सेल ऑफ परचेज के लिए तो है, इंक्लूडिंग स्टॉक्स भी हो सकता है, शेयर्स भी। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अदर देन एक्चुअल डिलीवरी पे डील करेगा। मैं कहूंगी अगर इसके प्राइस 100 रुपी हो जाएंगे, मैं कहती हूँ शेयर का प्राइस, किसी शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? 150 अबव जाएगा। आप कहोगे नहीं जाएगा, तो हम शर्त लगाएंगे, क्या होगा? जो किसी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप कहोगे 50-50 रुपीज की शर्त लगाते हैं, अगर वो हो गया तो मैं आप मुझे दोगे, अगर नहीं हुआ कंडीशन फुलफिल तो आप मुझे दोगे। जिसमें शेयर का खरीदना या बेचना हमारा मोटिव नहीं था, बट शेयर का प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। बट टेक्स्ट में क्या कहा गया है? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप स्पेक्युलेटिव नहीं मानोगे, सट्टेबाजी नहीं मानोगे। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मैं खुद के बचाव के लिए कर रही हूँ। सट्टे से पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है, बट खुद को नुकसान से बचाना मेरा मोटिव है। जैसे किसान करते हैं, क्या करते हैं फार्मर्स? अपनी जो प्रोडक्शन का रेट है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। क्या वो सट्टा लगाना उनका कोई पर्पस था? नहीं है। उनका पर्पस क्या है? खुद को कम रेट से बचाना। तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे लग रहा है इसका प्राइस बढ़ जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं आज ही बैंक के पास जाके 6 महीने का अग्रीमेंट कर लेती हूँ कि मुझे अगला बता दो आप कि आप कितने में दोगे 6 महीने बाद। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव जो किसान करते हैं। ध्यान रखिए, ये तीन चीजें खुद को लॉस से बचाने के लिए हैं, सट्टे से पैसा कमाने के लिए नहीं है। एक और चीज जो लॉ में बोली गई है, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? जो स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर है, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेपरेटली बनाया जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो सेपरेटली कैलकुलेट होगा। स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव को इकट्ठा कैलकुलेट नहीं करना है। रीजन क्या है? हम आगे देखेंगे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ में कि इनके जो ईयर्स हैं, हम लॉस को कितने सालों तक आगे ले जा सकते हैं, वो अलग अलग है। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अलग अलग कैलकुलेट करना है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, हमें अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा? आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिया होगा, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ क्या आता है? कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा यहाँ पे, है ना? कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। हमने क्वेश्चन हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है? जो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो। फिर हमने उसमें क्या क्या चीजें एडिशन करनी है? जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाला है वो ऐड कर दो, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन P&L में आ रहा है सेम डेप्रिसिएशन मुझे टैक्स लो अलाउ नहीं करता है, उसके लिए सेपरेट रूल्स हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? जो P&L में डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है वो डेप्रिसिएशन आप एड ऑन कर लीजिए, वो डेप्रिसिएशन आप एड ऑन कर लीजिए। फिर कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है, बट मेरे को इनकम टैक्स एक्ट कहता है इन खर्चों का एक्सपेंसेस हम नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे, तो उनको भी ऐड कर दो, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से वो अलाउ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई इनकम यहाँ पे नहीं है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपके पास पैसा आया है तो हम टैक्स लेंगे, तो उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर दो। ध्यान रखिए हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट का पार्ट उठा लिया, फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन लेस कौन सा करेंगे? ओनली इनकम टैक्स एक्ट वाला ही डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। उसके बाद ऐसे खर्चे जो यहाँ पे तो डेबिट हो रखे हैं बट मुझे इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करता, तो वो खर्चों को भी मैं ऐड ऑन कर दूंगी। उसके बाद ऐसी इनकम जो यहाँ पे तो नहीं है पर मेरा जो कंपनी जो मेरा इनकम टैक्स एक्ट है वो कहता है टैक्स दो मुझे, तो वो भी मैं ऐड ऑन कर दूंगी। अब नेक्स्ट लेस क्या क्या करेंगे आप खुद सोचो। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ अलाउ नहीं थी बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है ले लो इसका डिडक्शन, तो लेस कर दो। ठीक है, उस ऐसे खर्चे जो इसमें अलाउ नहीं थे वो लेस कर दो, डेप्रिसिएशन लेस कर दो क्योंकि हमने कंपनीज एक्ट वाला ऐड किया बट इनकम टैक्स एक्ट वाला डेप्रिसिएशन हम
लेस कर देंगे। उसके बाद कोई ऐसी इनकम थी जो यहाँ तो दी हुई थी, बट इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं ये इनकम हम इनकम नहीं मानेंगे, तो आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था ना, जब ये फिगर आपने निकाली होगी तो ये अमाउंट ऑलरेडी एडिड होगी, तो हमें क्या करना है, उसको लेस कर देना है, तो जो बच गया वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, एज पर इनकम टैक्स आ जाएगा, एज पर इनकम टैक्स आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। इसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट होगा हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बट एक बार ये स्टेटमेंट को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर छोटा क्वेश्चन आया तो इस पे बन सकता है। उसके बाद चलिए, उसके बाद नेक्स्ट 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 क्या है, नेक्स्ट है अगर बिजनेस या प्रोफेशन में कोई मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के रिगार्डिंग मैंने रेंट दिया है, रेट्स भरे हैं, रिपेयर करी है, बिल्डिंग के रिगार्डिंग के खर्चे सेक्शन 30 में आ जाएंगे, और प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के खर्चे सेक्शन 31 में आ जाएंगे, 31 में। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पीजीबीपी का क्वेश्चन ना आकर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज इटसेल्फ अ बिग थिंग, डेप्रिसिएशन इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए टू कंडीशंस हैं। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए टू कंडीशंस हैं। नंबर वन, डेप्रिसिएशन क्लेम उसी एसेट पे होगा जो एसेट बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रही है। क्या मेरे घर पे एसी लगा है, क्या मैं ऑफिस में उसका डेप्रिसिएशन ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ। दूसरा, अगर कोई एसेट एक्टिव यूज में है, पैसिव यूज में है, तो भी उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, क्या फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे हुए हैं वो हरदम यूज हो रहे हैं, बट नहीं, दे आर रेडी फॉर यूज इन द एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस। वो रेडी फॉर यूज है, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के लिए यूज है, रेडी फॉर यूज है ना, तो उनपे भी मिल जाएगा। दूसरा, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो ओनर है उसी को ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब ध्यान रखिए, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनकेस थ्योरी क्वेश्चन आया तो भी, और प्रैक्टिकल आया देन ऑल्सो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, डेप्रिसिएशन जो अलाउड होता है वो सिर्फ बेनिफिशियल ओनर को होता है। अब देखिए, मैं हूं ए और मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी एसेट है, मैं क्या करती हूँ, अपने पापा के नाम पे एक एसेट ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे डैड इसका डिडक्शन ले लेंगे डेप्रिसिएशन का, ठीक है, उनके नाम पे एसेट ले लो। लेकिन वो एसेट मैंने खरीदी अपने बेनिफिट के लिए है, तो बेनिफिट सारे एसेट से नीचे मिल रहे हैं, टाइटल मैंने उनके नाम पे ले लिया, एसेट खरीद उनके नाम पे ली, तो क्या उनको डेप्रिसिएशन मिलेगा, जी नहीं। जो बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ, मैं हुई, तो जो बेनिफिशियल ओनर है उसी को डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसके बाद आ जाइए, इन केस ऑफ लेसी और लेसर, अगर ए ने बी को अपनी एसेट लीज पे दे दी, लीज आप जस्ट रेंट पे समझो, ए ने एक एसेट बी को रेंट पे दे दी, तो डेप्रिसिएशन कौन लेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, लोग कहते हैं जिसके पास एसेट है वो लेगा, नहीं, ये लेसर लेसी का केस है, यहाँ बेनिफिशियल ओनर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लेसर लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि एक बात बताओ, लेसी रेंट देगा इसको, तो रेंट का डिडक्शन भी तो लेने वाला है लेसी, वो रेंट का डिडक्शन भी तो एसेट की वजह से ही हो रहा है, क्या दो दो डिडक्शन ले लेगा लेसी, जी नहीं। लेसर लेसी के केस में ओनली लेसर विल बी अलाउड टू टेक द डेप्रिसिएशन, ध्यान रखिए। और दूसरी बात, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना क्या है, बिल्कुल मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि अगर टैक्स प्लानिंग हो सकती है, यहाँ पे मेरा इस साल प्रॉफिट नहीं है, मैं कहूंगी जिस साल प्रॉफिट हुआ ना उस साल डेप्रिसिएशन लूंगी ताकि खर्चे की डिडक्शन मिल जाए, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा हम उन्हें नहीं देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। सेकंड, जो लैंड है उस पे कोई भी डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, लैंड पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, रीजन भी लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, ऐसा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, डेप्रिसिएशन में क्या कैसे कैसे डेप्रिसिएशन मिलता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपने +1 2 में पढ़ा है, एक एक एसेट टू प्लांट एंड मशीनरी उस पे डेप्रिसिएशन लगाओ,
इनकम टैक्स में वो रूल फॉलो नहीं होता है। इनकम टैक्स में ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन मिलता है। ब्लॉक पे कुछ एसेट्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा और उन पे डेप्रिसिएशन ले लिया जाएगा। इनकम टैक्स में किस पे डेप्रिसिएशन मिलता है? ब्लॉक पे मिलता है, प्लीज ध्यान रखिए। और डेप्रिसिएशन किस किस क्लास पे मिलता है? कुछ एसेट हो सकती हैं टेंजिबल और कुछ एसेट हो सकती हैं इनटेंजिबल। कुछ एसेट हो सकती हैं टेंजिबल और कुछ हो सकती है इनटेंजिबल। टेंजिबल में भी बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप ये चार्ट वाला कंटेंट भी कर लेंगे ना, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना लगता है? बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 3 टाइप से लगता है। जो बिल्डिंग रेजिडेंशियल है उस पे 5%, कमर्शियल पे 10%, जो टेम्परेरी बिल्डिंग है उस पे 40%। ध्यान रखिए अमेंडमेंट, पहले क्या होता था 100% मिल जाता था टेम्परेरी स्ट्रक्चर पे, लेकिन अमेंडमेंट क्या आई? अमेंडमेंट ये आई कि मैक्सिमम जो डेप्रिसिएशन है वो 40 हो जाएगा। तो जितनी भी आइटम उस पे 100% डेप्रिसिएशन लगता था उन पे 40 हो चुका है अब। फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी वैसे तो बहुत सारे रेट्स है, बट आप ध्यान रखिए नॉर्मल जो रेट है प्लांट एंड मशीनरी का दैट इज 15%। अब मैंने आपको बोला कि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमेशा ब्लॉक पे लगता है। डेप्रिसिएशन क्या है? हमेशा ब्लॉक पे लगता है। देखिए मैं बिल्कुल भगाऊंगी तो नहीं, थोड़ा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में डालूंगी सो दैट आपको रट्टा ना मारना पड़े किसी चीज का। इन केस मुझे कल की क्लास भी लगती है तो डोंट वरी, मैं कल की क्लास भी ले लूंगी। आप एक दिन लगा लीजिए, बट अपने एग्जाम्स के साथ मत खेलिए, है ना। एक दिन एक्स्ट्रा स्पेंड कर लीजिए, क्योंकि हमारी क्लास वैसे भी मोर देन 1 आवर तो मैं नहीं लेती हूँ, जनरली कोशिश करती हूँ क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है, बल्कि ना हो जाए क्लास। तो हम क्या करेंगे, इन केस आफ्टर 1 आवर कुछ भी रहता है तो हम कल कवर कर लेंगे विद क्वेश्चन। डोंट डोंट पैनिक कि आता नहीं है, इतना हो गया, बट डेडिकेटेडली पढ़िए क्योंकि पता नहीं है कभी भी क्या आ जाए। ठीक है, कैसे भी आ सकता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो किस पे लगता है? ब्लॉक ऑफ द एसेट पे लगता है, ब्लॉक पे। तो ब्लॉक कैसे निकलेगा? किसका ब्लॉक बना दे? क्या मैं फर्नीचर और मशीन का एक ब्लॉक बना दूं? नहीं, ब्लॉक बनाने के लिए भी कंडीशन है, सेम क्लास होना चाहिए। सेम क्लास का मतलब सेम नेचर होना चाहिए। दूसरा दूसरा रेट भी सेम होना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, 3 टाइप के प्लांट एंड मशीनरी है, किसी पे 10 रेट है, किसी पे 20 है, किसी पे 40 है। क्या मैं उनकी क्लास बना दूंगी? क्लास तो एक है प्लांट एंड मशीनरी, बट क्या रेट सेम है? जी नहीं, रेट भी सेम होना चाहिए एंड क्लास ऑफ द एसेट भी सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो डेप्रिसिएशन लगता है वो WDV मेथड लगता है। देखिए, जो डेप्रिसिएशन लगता है इनकम टैक्स में वो WDV मेथड फॉलो होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करने के लिए ओनली कुछ लोग इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो जिनका पावर का जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का काम है, उनके लिए उनको ऑप्शन दिया गया है। बट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी है तो वो लोग भी नहीं लेते हैं। जनरली आप यहाँ पे आइए, जो WDV है वैसे निकाला जाता है। स्टेटमेंट बनानी पड़ती है इसका डेप्शन निकालने के लिए। मान लो क्या करेंगे, ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम उसमें एडिशन करेंगे, हमने कितनी एसेट्स खरीदी। ध्यान रखिए, एडिशन ऑलवेज मस्ट बी इन 3 पार्ट्स। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन के लिए एडिशन जो है वो 3 पार्ट्स में होना चाहिए। सबसे पहले ऐसी एसेट जो लेस देन 180 डेज यूज हुई है, ऐसी एसेट जो लेस देन 180 डेज यूज हुई है। उसके बाद ऐड करो ऐसी एसेट जो मोर देन 180 डेज यूज हुई है, जो इक्वल टू और मोर देन 180 डेज यूज हुई है। उसके बाद ऐसी एसेट जो आपने खरीदी तो है, जो आपने खरीदी तो है, बट क्या हुआ, उसको आपने पुट टू यूज नहीं किया है, पुट टू यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लोजिंग WDV, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा। उस पे डेप्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिए। मान लीजिए ये था 10 लैक्स, ये था 10 लैक्स। इसमें सॉरी एक चीज और मिस हो गई यहाँ पे। देखिए एक था, मैं आपको दोबारा स्टेटमेंट बना के दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है ओपनिंग WDV। यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग WDV। फिर मैंने एडिशंस करनी है ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन 3 पार्ट्स में करनी है। नंबर 1 क्या होगा, जो मोर देन इक्वल टू 180 डेज के लिए यूज हुई हैं। उसके बाद लेस देन 180 डेज यूज हुई हैं।
उसके बाद नोट पुट टू यूज, ऐसी एसेट जो खरीद तो ली बट पुट टू यूज नहीं की, ये हो जाएंगी टोटल एडिशन। उसके बाद लेस कर दीजिए, अगर कुछ सेल किया है तो सेल वैल्यू लेस कर दीजिए, सेल वैल्यू लेस करके जो WDV आएगा उस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाना रिवर्स तरीके से, ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन लगाना रिवर्स तरीके से है। क्यों? क्योंकि जो आइटम मोर देन 180 डेज की है उस पे फुल डेप्रिसिएशन लगता है, उस पे फुल डेप्रिसिएशन लगता है, और जो आइटम लेस देन 180 डेज की है उस पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है। और जो खरीदी तो है इस साल बट पुट टू यूज नहीं किया है तो उस पे क्या होगा, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, उस पे डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जो सेल वैल्यू है वो लेस कर दो, जो अमाउंट आई, डेप्रिसिएशन रिवर्स कैलकुलेट करना है, पहले नोट पुट टू यूज वाला अलग कर दो, फिर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज पे पूरा लगा दो, जो बच गया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले अलग कर दो नोट पुट टू यूज की अमाउंट, फिर क्या करो लेस देन 180 डेज की पिक करके लगा दो, फिर जितना अमाउंट बच गया, क्योंकि वो मोर देन 180 डेज से टैली नहीं होता ड्यू टू द सेल वैल्यू, वो मोर देन 180 डेज से टैली नहीं होगा, ठीक है। तो जो बच गया उस पे हम क्या लगा देंगे, फुल डेप्रिसिएशन। एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, मान लो मेरे पास क्या है, 3 एसेट्स हैं, मेरे पास क्या है, 3 एसेट्स पड़ी हैं ओपनिंग WDV में, ओपनिंग WDV में 3 लाख जिनकी वैल्यू है 40 लाख, 40 लाख वैल्यू है, ठीक है। मैंने एसेट्स खरीदी, एडिशंस किया, मैंने 2 एसेट्स खरीदी जो मोर देन 180 डेज के लिए यूज हुई हैं, मोर देन 180 डेज के लिए यूज हुई हैं, उनकी वैल्यू आई 30 लाख, उनकी वैल्यू आई 30 लाख। फिर क्या हुआ, मैंने 1 एसेट सेल करी है, मैंने 1 एसेट सेल की है, जो मैंने 1 एसेट सेल, सॉरी, एक मैंने 1 एसेट खरीदी है, लेस देन 180 डेज भी ले लेते हैं, इजी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। एक मैंने एसेट खरीदी है लेस देन 180 डेज, वो खरीदी है 10 लाख में, वो खरीदी है 10 लाख में। उसके बाद मैंने सेल कर दी कोई एसेट, 1 एसेट मैंने सेल कर दी, जिसपे मुझे कितना मिला, जिसपे मुझे मिला, लगा लो 20 लाख मुझे मिला, जिसपे मुझे 20 लाख मिला। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ओपनिंग WDV, क्या करेंगे, ओपनिंग WDV, वो आ जाएगा 40 लाख, 40 लाख। सबसे पहले एडिशन करना है लेस देन 180 डेज वाला, लेस देन 180 डेज वाला 10 लाख, फिर मोर देन 180 डेज वाला, मोर देन 180 डेज वाला कितना हो गया, 30 लाख। एक वो भी ले लो एसेट जो ली तो है बट नोट पुट टू यूज है, नो पुट टू यूज, 5 लाख ले लेते हैं, ठीक है, 5 लाख हो गया, 5 लाख हो गई जो पुट टू यूज नहीं है। अब देखिए टोटल वैल्यू कितनी होगी मेरी, 40 50, 50 लाख प्लस 30 लाख 80 लाख, 85 लाख, और जो मैंने सेल की है उसको लेस कर दो, वो लेस हो गया 20 लाख। अब मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई, ओनली 65 लाख बच गई है। तो अब एक बात बताओ मैं कैसे लगाऊं डेप्रिसिएशन, सबसे पहले वो एसेट माइनस कर दो जो यूज ही नहीं हुई है, 5 लाख, 5 लाख इसमें से निकाल दो, उसका डेप्शन अलग हो गया जिसपे नील आ जाएगा, क्योंकि वो एसेट पुट टू यूज नहीं हुई है, हमने कंडीशन देखी कि एसेट पुट टू यूज होनी चाहिए। फिर आ जाइए जो लेस देन 180 डेज है, मान लेते हैं रेट है 10%, जो लेस देन 180 डेज है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख, और डेप्शन लगेगा 5% ओनली, तो 10 लाख पे लगेगा 5%, 10 लाख पे लगेगा 5%, 50,000 लग जाएगा, है ना, 50,000 लग जाएगा 10 लाख पे 5%। अब बच गई कितनी, जो वैल्यू बच गई 15 लाख निकाल दिया तो 50 लाख बच गई। देखो क्या टैली हो रहा है मोर देन 180 डेज से, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ड्यू टू सेलिंग ऑफ द एसेट, तो जो बच गया उस पे पूरा 10 लाख लगा दो, 5 लाख, तो टोटल डेप्शन हो गया 5 लाख 50,000 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा ड्रैग करने का कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी डेप्रिसिएशन से रिलेट करता है। मैं चाह रही हूँ कि डेप्रिसिएशन तो कोई भी बच्चा छोड़ के ना जाए, डेप्रिसिएशन तो आप बहुत अच्छे से कवर करके जाओ, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करवा रही हूँ। देखिए अब क्या है, अब क्या है, कैपिटल गेन और लॉस ऑन डेप्रिसिएबल एसेट। सबसे पहली बात ये बात देखिए, मान लो एक ओपनिंग WDV जिसमें 4 एसेट थी,
4 एसेट थी 10 लाख की, एक एसेट मैंने क्या करी, परचेज करी 2 लाख में, और एक एसेट मैंने सेल कर दी, एक एसेट सेल कर दी कितने में, 15 लाख में। तो ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। वैल्यू थी ओनली 12 लाख, बिक गई 15 में, तो 3 लाख तो नेगेटिव आ गया ना। एसेट तो है आपके पास, वैसे काउंट करो, क्योंकि 5 एसेट है, बट सेल एक ही करिए, एसेट है 4 आपके पास, स्टिल 4 है, बट जो वैल्यू है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये क्या बन गया, कैपिटल गेन बन गया। सबसे बड़ी बात, जो पीजीपीपी में एसेट बेच के आता है गेन, दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा। अब वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म गेन हो गया, तो कोई भी डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वैल्यू ही नहीं बची डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, एसेट तो है। अब एक केस और, ओपनिंग बैलेंस था मान लीजिए 10 लाख, ठीक है, मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, और मैंने एक एसेट और परचेज की, एक एसेट और परचेज की कितने में, 2 लाख में। अब मैंने 5 की 5 एसेट सेल कर दी, पांचों एसेट सेल कर दी 15 लाख में, सॉरी लगा लो पांचों एसेट सेल कर दी 10 लाख में, तो मेरे को तो 2 लाख तो बैलेंस बच रहा है, अभी 2 लाख का बैलेंस बच रहा है ना, क्योंकि 10 की ऑलरेडी थी, 2 की मैंने खरीदी, 10 में सारी एसेट बेच दी। एसेट जबकि मेरे पास एक भी नहीं है, बट बैलेंस बच रहा है, तो भी डेप्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ये नुकसान हो गया, आपने कम में बेच दिया। दोबारा से नुकसान हो गया क्योंकि आपने कम में बेच दिया। ये दोनों पॉइंट पढ़ के आपको क्या रियलाइज हो रहा है, डेप्रिसिएशन तभी लगेगा जब ब्लॉक की वैल्यू भी पॉजिटिव है, प्लस एसेट भी आपके पास हो। 4 में से एक बेची तो एक पड़ी है, लगा लो 3 पड़ी है अभी, एसेट भी हो और ब्लॉक की वैल्यू भी हो, तभी डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर सारी एसेट बेच दी, ब्लॉक की वैल्यू नहीं है तो गेन है, ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव है तो लॉस हो गया। इन केस एसेट तो है, एसेट तो है, बट वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वो गेन हो गया, है ना, क्योंकि अगर यहाँ दूसरा केस बन जाए तो वैल्यू भी आ जाएगी, एसेट भी, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, अगर कोई भी असेसी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में है, प्रोडक्शन के बिजनेस में है, या ट्रेड आर्ट, कोई भी जनरेशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर का काम कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर वो बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, फैक्ट्री में कोई बिजनेस कर रहा है, एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, या प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल कर रहा है, या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है ऑफ पावर, तो उसको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर उसने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, बट प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए, उस डेप्रिसिएशन का रेट ऑलवेज 20% होगा। अब एक बात बताओ, मैंने ये सब कंडीशन तो पूरी कर दी, लेकिन मैंने लेस देन 180 डेज के बाद खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन का रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फुल डेप्रिसिएशन 20% तब मिलेगा जब वो मोर देन 180 डेज है, अगर लेस देन 180 डेज है तो उस पर क्या हो जाएगा, हाफ रेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ अदर कंडीशंस भी हैं। अदर कंडीशंस क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। अगर कोई पर्सन सेकंड प्लांट एंड मशीनरी ले आएगा तो क्या उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, जी नहीं, सेकंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, सेकंड हो या यूज्ड हो। दूसरा, अगर वो ऑफिस में इंस्टॉल की है तो भी नहीं मिलेगा, ओनली फैक्ट्री में ही होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का काम फैक्ट्री में है, ऑफिस में फर्नीचर हो सकता है। शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदे हैं तो उनपे नहीं मिलेगा, इनसाइड द फैक्ट्री वालों पे मिलेगा। नेक्स्ट, अगर किसी एसेट पे 100% डिडक्शन ऑलरेडी मिल जाती है तो हमारा पर्पस क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, जितने की एसेट है उसको धीरे धीरे करके चार्ज करना। लेकिन कोई अगर 100% ऑलरेडी चार्ज हो जाए तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही कुछ नहीं, उसको बेनिफिट थोड़ा देना है फालतू का, तो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन थोड़ा टाइम ले जाता है, डोंट वरी, कुछ रहेगा 10 to 15 मिनट्स का, मैं वो कल भी ले लूंगी लेक्चर। हमें भागम भाग नहीं करना है, हमें पेपर के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना है। प्लीज ध्यान रखिए, पेपर के लिए वेल प्रिपेयर्ड हुई कि वहां जाके ना काश थोड़ा और ध्यान दे लिया होता ना, कुछ ऐसा तो होता है माइंड में,
पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ध्यान रखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं मल्टीपल रिविजन्स करवाने में बिलीव रखती हूँ। तो डोंट वरी, एक दिन एक्स्ट्रा लगा लो बट अच्छे से पढ़कर जाओ। उसके बाद एक सेक्शन है, ये सेक्शन करेंगे, उसके बाद बाकी कल करेंगे। 15 to 20 मिनट्स और लगेंगे कल। डोंट वरी, हम कल कर लेंगे अच्छे से और क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च आपने देखा होगा, बहुत सारी रिसर्च होती हैं। जैसे कोविड पे रिसर्च हो रही थी, साइंटिफिक रिसर्च है ना। बहुत सारी रिसर्च होती हैं। तो उन रिसर्च पे अगर किसी बिजनेस ने पैसा खर्च किया है, तो क्या उसको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो देखते हैं हम। सबसे पहली बात, चार्ट के थ्रू बहुत इजी होने वाला है। साइंटिफिक रिसर्च को अगर मैं आउटसाइड किसी एंटिटी को दे रही हूँ या फिर मैं इनसाइड खुद ही रिसर्च कर रही हूँ, ध्यान रखिए। साइंटिफिक रिसर्च या तो मैं खुद ही रिसर्च कर रही हूँ या फिर मैं आउटसाइड पैसा दे रही हूँ रिसर्च के लिए, क्या होगा। ध्यान रखिए, अगर मैं इन हाउस मेरा रिसर्च का प्रोग्राम है, मेरा बिजनेस एक डेट को कमेंस हुआ, तो रिसर्च तो जनरली पहले की जाती है ना, आपको सब पता होगा। कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम रिसर्च पहले करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी रिसर्च, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी रिसर्च। अगर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद की रिसर्च है और मैं खुद इन हाउस रिसर्च कर रही हूँ, तो रेवेन्यू खर्चे, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उन पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो लैंड पे कभी भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। लैंड पे नहीं मिलेगा। मैंने क्या पढ़ाया, इसको मैं रिकॉल करवाने वाली हूँ डेफिनेटली। मैंने क्या पढ़ाया, साइंटिफिक रिसर्च के दो हिस्से, मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ या मैं किसी बाहर रिसर्च में डोनेशन दे रही हूँ। अगर मैं खुद रिसर्च करवा रही हूँ तो वो भी टू टाइप, या तो बिजनेस कमेंस होने से पहले रिसर्च या बिजनेस कमेंस होने के बाद रिसर्च। मैं अभी कौन सा पढ़ा रही हूँ, बिजनेस कमेंस होने के बाद वाली रिसर्च। बाद वाली रिसर्च में क्या होगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100% डिडक्शन, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के 100%। अब ध्यान से सुनिए, जो बिफोर वाली रिसर्च है, आप एक बात बताओ, 20-20 साल रिसर्च चलती रहती है, उसके बाद जाके कुछ स्टेब्लिश होता है, तो क्या पीछे 20 सालों का खर्चा अलाउ अफोर्ड करेगी गवर्नमेंट, नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 इयर्स पीछे के बिजनेस कमेंस होने से पहले वाली रिसर्च के मैक्सिमम 3 इयर्स हम आपको अलाउ करेंगे। उसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ मटेरियल और सैलरी अलाउड होगा, मटेरियल और सैलरी अलाउड होगा, उसके अलावा अलाउ नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के 100% अलाउड हो जाएगा, प्रोवाइडेड पिछले 3 साल में खर्चा किया हो। दोबारा से, इन हाउस रिसर्च में टू थे, या तो कमेंसमेंट के बाद या कमेंसमेंट से पहले। कमेंसमेंट के बाद जो रिसर्च थी वो क्या थी, रेवेन्यू वाली फुल रिसर्च, जो कैपिटल वाली है लैंड को छोड़ के 100%। लेकिन जो बिफोर वाली रिसर्च थी वो क्या था, मैक्सिमम पीछे के 3 सालों की मिलेगी, 3 में भी रेवेन्यू में मटेरियल और सैलरी मिलेगी। लेकिन जो कैपिटल है उसमें सिर्फ लैंड को छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज इनकर्ड इन द प्रीवियस 3 इयर्स, ठीक है। आउटसाइड में देखिए, आउटसाइड में कितने टाइप से हो सकता है, टू इंडियन कंपनी, मैं किसी इंडियन कंपनी को दे रही हूँ जिसका काम ही रिसर्च करना है, तो 100% अलाउड है। पहले इस पे 150% होता था, अब अमेंडमेंट आ गई है तो सभी का 100% हो गया। चाहे मैं इंडियन कंपनी को दूं, चाहे मैं किसी अप्रूव इंस्टीट्यूशन को दूं, वो चाहे साइंटिफिक के लिए है, चाहे वो सोशल रिसर्च के लिए है, चाहे वो नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी के लिए है, तो भी 100% अलाउड हो जाएगा। आउटसाइड के लिए अब इजी हो गया है, 100% अलाउ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आया आया तो ये जो मैं पॉइंट्स करा रही हूँ, ये पॉइंट्स आपको पक्का मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी आते हैं, तो ये पॉइंट्स तो आपको पक्का मिलने वाले हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैंने करवाए हैं, प्लीज उन पॉइंट को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 आवर्स 2.5 आवर्स में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो अगर आप एक एग्जाम आपका सेव होता है 2 आवर्स के बदले, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, है ना। उसके बाद चलिए एक सेक्शन हम और पढ़ते हैं। उसके बाद एक सेक्शन हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं,
जो बिजनेस स्टार्ट करते हुए, बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए, कोई नई यूनिट को सेटअप करते हुए अगर वो खर्चे हो रहे हैं तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, उनका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? दो हिस्सों में मिलेगा। हमने देखना है क्या वो इंडियन कंपनी है या फिर वो अदर कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है या वो अदर कंपनी है। अगर वो इंडियन कंपनी है तो कितना अलाउड है? 5% अलाउड है। 5% अलाउड है किसका? दो चीजें आपको दी गई हैं, आपकी मर्जी, जो हायर है वो चुन लो। आपकी चॉइस हो तो आप क्या चुनोगे, आप बताओ मुझे। अगर खर्चा मिलना है, खर्चा ज्यादा चुनोगे कम चुनोगे? ज्यादा, बिल्कुल। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो हायर है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो हायर है उसका रिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद सॉरी, अगर कोई अदर पर्सन बच जाता है कंपनी को छोड़ के, 5% ऑफ द कॉस्ट, जितना आपका कॉस्ट लगा ऑफ प्रोजेक्ट उसका 5%, ठीक है, इतना मिलेगा, मैक्सिमम इतना मिलेगा जितना आपने खर्च किया, और ये दोनों में से जो लोअर है उसका मिलेगा। लेकिन क्या एक ही साल में मिल जाएगा? जी नहीं, इन खर्चों का एक्सपेंडिचर 5 इयर्स में मिलेगा। इक्वली डिवाइड कर दो इन 5 इयर्स में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35D, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, यूनिट बनानी है या एक्सपेंड करना है तो क्या होगा? कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इनकर हुआ है तो डिडक्शन मिलेगा। इंडियन कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में से जो ज्यादा है उसका मैक्सिमम 5% अलाउड है। कम है तो कम मिलेगा, डोंट वरी, मैक्सिमम 5 अलाउड है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट बोली है ये, ध्यान रखिए। उसके बाद अदर जो बच गए उनके लिए 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिल जाएगा। 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद मिलेगा क्या एक साल में? जी नहीं, एक साल में मिलने वाला नहीं है। डिडक्शन मिलेगी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 सालों में उसको डिवाइड कर दीजिए, डिडक्शन मिलेगी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये छोटे छोटे दो सेक्शन है, ये भी फिनिश कर देते हैं अभी। ये लेक्चर मैं छोटा जान के रख रही हूँ ताकि आपको बर्डन ना लगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट के माइंड में आता है टाइम कम है तो मैं छोड़ देता हूँ, डोंट वरी। मैं लेक्चर की लेंथ कम रखने वाली हूँ, ड्यूरेशन कम होने वाला है इसका। ये दो लेक्चर आपको अप्रोक्सीमेट 40 मिनट से ऊपर मैं नहीं दूंगी, ठीक है, डोंट वरी, करवा दूंगी मैं इसको कंप्लीट। उसके बाद सेक्शन 35DD, अगर अमलगमेशन हुआ है, अमलगमेशन के केस में अमलगमेशन करवाने पे जो खर्चे हुए हैं उनका एक्सपेंडिचर मिल जाएगा 5 इंस्टॉलमेंट में, उनका एक्सपेंडिचर मिल जाएगा 5 इंस्टॉलमेंट में, कंपनीज को मिल जाएगा 5 इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि अमलगमेशन वगैरह जनरली कंपनीज का होता है ना, तो मिल जाएगा 5 इंस्टॉलमेंट में। डीडीए, डीडीए है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का भी 5 इयर्स में, आप नॉर्मल छोटा याद रखिए क्योंकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या है कैसे है, आप नॉर्मली याद रखिए जितना मैं करवा रही हूँ। जो अमलगमेशन का है 5 इयर्स में खर्चा होगा, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का है वो भी 5 इयर्स में ही होगा। उसके बाद छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस बचे हुए हैं, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं चाहती हूँ आप डेप्रिसिएशन को थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़े, इसलिए मैं बाकी बड़े थोड़े सेक्शंस नहीं उठा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, बाकी कल कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, है ना। अच्छे से करिएगा प्लीज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डोंट रिस्क योर सेल्फ फॉर अनदर ईयर। एक ही साल मिला है, कंप्लीट करके फिनिश इट ऑफ, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं इसको अगर फास्ट फास्ट भी करवाऊं तो मैं 1 आवर में कंप्लीट करवा सकती थी, बट मैं चाह रही हूँ अगर आप पढ़ने बैठे हो तो थोड़ा इतना तो अच्छे से पढ़ो कि आपका काम बन जाए। इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा बार बोल रही हूँ तो सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, डोंट रिस्क योर सेल्फ, ठीक है, इतने बड़े टाइम के लिए तो अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Subscribe the channel for more such kind of video. Like my videos if you like it. Thumbs up कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मोर बेनिफिट यू प्रोवाइड टू अदर्स, ये आपका भी अच्छा काम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। कल हम कंप्लीट कर लेंगे अपना, क्या कंप्लीट करने वाले हैं, पीजीबीपी। ओके बाय।